दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी करवाने वाले आपके अपने पसंदीदा चैनल लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्रव से रिलेटेड जो आपका आर्गमडेज वाला चैप्टर है, द्रव स्थितिकी का जो चैप्टर है, उसमें से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे बिना किसी बैरियर के। आपको अच्छे तरीके से 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट समझते जाना है और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है आपको नीचे कमेंट करके अपनी समस्या को बताना है। हमारी टीम निश्चित रूप से आपके प्रत्येक समस्याओं को सॉल्व करेगी। सबसे पहला आपसे कहाँ से प्रश्न पूछता है किसी द्रव में यच गहराई पर दाब की स्थिति क्या होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। यच गहराई पर दाब की स्थिति क्या होगी जबकि उसका घनत्व डी और जो जी का मान है वो आपका जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वह आपका जी है, घनत्व डी है और हाइट यच है। तो यच गहराई पर, यच डेप्थ पर आपका जो प्रेशर बनेगा, प्रेशर का सूत्र क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ढूंढना होगा। फिर आपको जहाँ पर भी P = एच डी जी मिल जाए, आप उसी पर आपको करेक्ट मार देना है, वही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक क्लियर? तो एक बार थम्स अप करके मेरे को बताओगे। दूसरी चीज़, प्रश्न आपसे बनता है, आपको यफ की वैल्यू दे देगा। यफ क्या है? आपका बल है। बल का मान आपको दे देगा, आपको एरिया दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस पर कितना बल लगेगा, इस पर कितना दाब लगेगा। यह आपका दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको ये तो पता ही होगा, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि F = mg हो जाता है और जब mg को आप कन्वर्ट करते हैं तो VdG हो जाता है। V क्या होता है यहाँ पर? आयतन आपका हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ आपका यहाँ पर क्या है? मेन आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो दाब हो जाता है यच गहराई पर वो आपका होता है HdG। मतलब अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दाब = गहराई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दूसरी चीज़ समझना, क्या कह रहा आपसे कि जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा है कि जल में 10 मीटर नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन क्या होगा। नीचे आपसे कह देगा बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा और अपरिवर्तित रहेगा। यह आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो ध्यान देना है सभी साथियों को, लर्निंग डे के सभी जाबाज सेरेनियों को, कि अगर आप किसी भी जल में 10 मीटर नीचे जाएंगे तब वायुमंडलीय दाब में एक वायुमंडलीय दाब की आपकी क्या होगी? वृद्धि होने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो एक बार बताएंगे। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हुई हो तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर हो गया क्लियर। देखो भाई, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है साथियों? आगे का कॉन्सेप्ट आपसे कुछ इस प्रकार से कहेगा। घनत्व के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है कि घनत्व क्या होता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व की यूनिट आपसे पूछेगा, घनत्व का मात्रक आपसे पूछता है और मात्रक आपसे किस फॉर्मेट में पूछेगा? 3 फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। पहला SI में पूछ सकता है, दूसरा आपसे CGS में पूछ सकता है और तीसरा आपसे MKS में पूछ सकता है। इन तीनों में से किसी में भी आपसे घनत्व का मात्रक पूछा जा सकता है। और साथियों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि घनत्व सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। 4 के चारों प्रश्न मैंने आपको बता दिए कि घनत्व का मात्रक आपसे पूछ सकता है, घनत्व का सूत्र पूछ सकता है, घनत्व का SI पद्धति में मात्रक पूछ सकता है और घनत्व कैसी राशि है आपसे यह पूछ सकता है। ध्यान देंगे दोस्तों, घनत्व का जो सूत्र आपका होता है, घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन होता है और इसका जो SI मात्रक होता है, इसका जो SI मात्रक आपका हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है और यही इसका MKS मात्रक भी हो जाता है। और अगर बात करते हैं कि घनत्व क्या है आपका, तो ध्यान देना है सभी साथियों, घनत्व एक अदिश मात्रक है, एक अदिश राशि आपकी घनत्व कहलाती है। घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने आपसे एक चीज़ और पूछा, CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो सीधे आपको बता देना है, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? ग्राम। तो आपका हो जाएगा ग्राम और लंबाई का मात्रक आपका सेंटीमीटर हो जाता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये CGS पद्धति में हो जाएगा आपका घनत्व का मात्रक
और MKS और SI पद्धति में दोनों में सेम रहेगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछता है वो कुछ इस प्रकार से पूछता है कि आपेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वह क्या होती है। इस पर आपका न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है। क्या कहेगा, आपको आपेक्षिक घनत्व दे देगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व आपसे दे देगा और फिर आपको वस्तु का घनत्व बताने को बोलेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से भी साथियों बनता है। बस आपको हर एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस सूत्र को आप याद कर लो कि कहीं पर भी आपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो नीचे आपको क्या रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व और ऊपर आपको रखना है वस्तु का घनत्व। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताएंगे। दूसरी चीज़ आपको बताना है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा। ये आप सभी साथी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है, इस आपेक्षिक घनत्व की यूनिट क्या होती है, इस आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। अब कुछ दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो घनत्व होगा, घनत्व का मात्रक तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, लेकिन ध्यान देना है ये आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व के सूत्र पर आप चले जाइए, वस्तु का घनत्व अपान 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। इस घनत्व के यूनिट से इस घनत्व की यूनिट कट जाएगी। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा। आपेक्षिक घनत्व जो होगा वो मात्रक लेस वैल्यू होगी। कहाँ से होगी? जो सूत्र ये दिखा है इसी सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र से 2 प्रश्न आपके बनते हैं, कि न्यूमेरिकल आपसे बनता है, दूसरा आपसे यह सूत्र पूछ सकता है और तीसरा आपसे आपेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछ सकता है। मतलब 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट पे जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आपको उतने ही चीज़ें बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ रहा होगा। अगला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है कि तैरते हुए पिंडों के लिए जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है, कि ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन अपान क्या हो जाता है, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है ठोस का घनत्व अपान द्रव का घनत्व। यह हैशटैग है, हैशटैग का मतलब महत्वपूर्ण है। इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे साथियों पूछेगा और ये आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठोस के डूबे हुए भाग का आपको आयतन दे देगा, ठोस का कुल आयतन आपको दे देगा और ठोस का घनत्व आपसे दे देगा। तो आपको द्रव का घनत्व निकालने को बोलेगा। आसान तरीके से आप इसी सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, ताकि आप इसको आसान तरीके से बता सको और इसको लगा सको। क्लियर भाई? यहाँ पर यह कंडीशन भी आपसे पूछ सकता है और आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। 2 स्थिति यहाँ से बन जाती है। अगली कंडीशन आपसे क्या कहता है डूबे हुए भाग का आयतन। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक दोस्तों हमने देखा कि अगर वस्तु तैर रही है तब। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर वस्तु डूबा हुआ है तो डूबे हुए भाग का आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन इंटू ठोस का घनत्व अपान द्रव का घनत्व इज इक्वल टू ठोस का आयतन अपान द्रव का घनत्व। यह है दूसरी स्थिति बन गई। अब यहाँ के बाद आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा, आपको कंडीशन दे देगा, कह देगा V1 अपान V2 डज नॉट इज इक्वल टू D2 अपान D1, या फिर आपसे कह देगा V1 अपान V2 इज इक्वल टू D2 अपान D1, और फिर आपसे कह देगा V1 अपान V2 इज इक्वल टू D2 अपान D1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बार बार घुमा करके बोलेगा, तब आपको करेक्ट कंडीशन कौन सी आपको पहचाननी है। आपको V1 अपान V2 इज इक्वल टू D1, V1 अपान V2 इज इक्वल टू D2 अपान D1 आपको पहचाननी है। ये कहाँ से आती है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है V1 इंटू D1 इज इक्वल टू V2 इंटू D2 से आपको यह सूत्र प्राप्त होता है। आप जो मैंने अभी लिखा है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो। V1 V2 क्या है, आयतन है, और D1 D2 क्या है, द्रव के घनत्व हैं। ये क्या होते हैं, यदि ठोस को 2 अलग अलग द्रवों में डुबोया जाता है तो उसकी कंडीशन आपकी यह बनती है V1 V2 D1 D2। V1 इंटू D1 इज इक्वल टू V2 इंटू D2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हो तो एक बार थम्स अप करो, एक बार बताओ कि हाँ सर यहाँ तक का बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, मस्त है, जिंदाबाद है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी का। अब यहाँ पर हम एक और बढ़िया चीज़ पढ़ते हैं कि पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह क्या होता है। ये तो हमने पढ़ लिया है। पदार्थ का आपेक्षिक जो घनत्व होगा वो क्या होगा, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। हमेशा कंपेयर किससे किया जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के।
ठीक है भाई। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का जो घनत्व, जल का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस ही हम क्यों लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। या फिर आपसे कहेगा पदार्थ का भार बटे समान आयतन के जल का भार, यह कंडीशन भी आपसे बनती है। अगला सूत्र आपका क्या बनता है कि वस्तु का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह क्या होता है, वस्तु का घनत्व हो जाता है अपान जल का घनत्व के बराबर हो जाएगा। या फिर वस्तु का आपेक्षिक घनत्व वस्तु का वायु में भार अपान जल में वस्तु का भार में कमी। ये 3-4 सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप लिख लो नोटबुक में। लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी और आप आसान तरीके से साथियों इन सभी को रिवाइज करते रहेंगे और एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगला जो सूत्र आपका बनता है वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, इसकी कंडीशन दूसरी बनती है। इसमें कह रहा है कि वस्तु का वायु में भार गुणे द्रव का आपेक्षिक घनत्व अपान द्रव में वस्तु के भार में कमी। और महत्वपूर्ण आपका यह बन जाता है कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वह किसके बराबर होता है, वह आपका हो जाता है द्रव में वस्तु के भार में कमी अपान जल में वस्तु के भार में कमी। ये हैशटैग बना लो, ये वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है कि ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है। या फिर आपसे पूछता है कि केस नली में द्रव चढ़ता है तो केस नली और जो द्रव होता है दोनों के बीच में किस प्रकार का बल होता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि द्रव के बीच में किस प्रकार का बल लगता है, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछता है ससंजक असंजक बल में। तो ध्यान देना है सभी साथियों को, ध्यान देंगे बिल्कुल हैशटैग बना करके अच्छे तरीके से कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। अगर अणु एक ही प्रकार के हैं, जैसे आप देख लो ठोस है ना, तो ठोस में किसी और अन्य प्रकार का अणु नहीं आ रहा, केवल उसी ठोस के ही कण हैं, तो इसीलिए वहां पर कौन सा बल लगेगा, ससंजक बल लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हमेशा बल ससंजक हो या असंजक दोनों बल किस प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर दोनों बल आकर्षण के होते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण प्रश्न आपसे यहाँ पर बना है, प्रश्न आपसे यहाँ पर बनता है कि पानी कांच को भिगोता है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभरते हैं, यह सब किसके उदाहरण हैं। तो साथियों ध्यान देना है, यह सभी के सभी आपके असंजक बल के उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा है। पीतल के बर्तनों पर असंजक बल के कारण ही निकेल की पॉलिश की जाती है, यह भी प्रश्न आपसे पूछता है। आपका प्रश्न ससंजक और असंजक में अनुप्रयोग से पूछेगा, यह नहीं पूछेगा कि ससंजक बल क्या है या असंजक बल क्या है। आपसे अनुप्रयोग मतलब एग्जाम्पल देकर के, जैसे पानी कांच को किस कारण से भिगोता है, तो आपको ससंजक असंजक आकर्षण तीनों रहेगा, आपको असंजक बल टिक मारना है। क्लियर। यहाँ पर देख लो थोड़ा सा और जो नोट में चीज़ें हैं, आपको ये PDF आपके टेलीग्राम में मिल जाएगी। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान द्रव के कब किस कंडीशन में भिगोएगा, ये कंडीशन अब भी आपको बताई जा रही है कि जब किसी द्रव ठोस मतलब द्रव और ठोस है जैसे कांच और जल है के लिए असंजक बल का मान द्रव के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, तभी तो टच करेगा भाई। द्रव के बीच में क्या लगेगा, आपका ससंजक बल लगेगा, और द्रव ठोस के बीच में असंजक बल लगेगा। अगर असंजक बल ज़्यादा है तभी तो वह उसमें चिपकेगा, अगर कम होगा तो नहीं चिपकेगा। जैसे पानी कांच पर चिपकता है, पानी अंगुली से चिपक जाता है आदि। इसका मतलब क्या होता है कि पानी का जो ससंजक बल होता है वो पानी और कांच के असंजक बल से क्या होता है, आपका अधिक होता है। क्लियर साथियों। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या परेशानी तो बताएंगे। अगली चीज़ क्या कहती है, पानी कांच पर चिपकता है, पानी अंगुली से चिपक जाता है। अब असंजक बल का मान द्रव के, अब क्या कह रहा, असंजक बल का मान द्रव के ससंजक बल के मान से कम होता है। जब आपका अगर असंजक बल, मान लिया ये जल है ये कांच है, अगर इनके बीच जो बल लग रहा असंजक बल, अगर यह ससंजक बल से कम होगा तो यह जो जल होगा यह इस ठोस को कदापि नहीं भिगोएगा। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर आपको मिलता है, तो थर्मामीटर में मिलता है। थर्मामीटर में कांच होता है और पारा होता है, कांच और पारे के बीच में जो असंजक बल लगता है वह कम होता है किसका, जो पारे के बीच में ससंजक बल लगता है उसके। इसको आप एक बार देख लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंडीशन आपको आदर्श द्रव से बनती है कि आदर्श द्रव की कंडीशन क्या होती है
तो आदर्श द्रव की कंडीशन यही होती है कि जो द्रव आपका होता है वह असंपीड्य मतलब नॉन कंप्रेसिबल और आसान नॉन विस्कोसिटी वाला होना चाहिए, तभी वह द्रव आपका आदर्श द्रव की कंडीशन को फुलफिल करेगा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछता है और यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए बनता है। ठीक है भाई, कह रहा क्षैतिज के तरल के क्षैतिज प्रवाह में जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा और जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ वेग कम होगा। इसको आप लिख लो। क्या कह रहा है? कह रहा क्षैतिज प्रवाह अगर द्रव का हो रहा है, तरल का हो रहा है, तो जहाँ पर आपका वेग अधिक होगा वहाँ पर दाब आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जहाँ पर दाब आपका अधिक होगा वहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द्रव अधिक वेग अधिक दाब कम, दाब अधिक वेग कम, इसको आप ध्यान दे लो। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछता है। उदाहरण कुछ आपको दिया गया है। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी का गाड़ी की ओर खिंच जाना। इसी कारण से होता है कि गाड़ी की चाल होती है, तेज होने के कारण उसका फोर्स कम हो जाता है ना। गाड़ी चलती है, इसका वेग अधिक होता है, इसके पास जो फोर्स कम हो जाता है, आदमी स्लो चलता है। आदमी का जो वेग होता है कम होता है और आदमी का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। तो द्रव की कंडीशन या किसी भी चीज़ की कंडीशन होती है कि वह अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाता है, इसीलिए आदमी गाड़ी की तरफ, रेलगाड़ी की तरफ झुक जाता है। वेंचुरीमीटर क्या होता है? प्रश्न बना है यहाँ से बहुत बार। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक क्षैतिज पाइप में किसी तरल के प्रवाह की दर को मापते हैं। वेंचुरीमीटर से किसी क्षैतिज पाइप में किसी तरल के प्रवाह की दर को मापते हैं। और पिटोट नली क्या होती है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी तरल का प्रवाह वेग मापा जाता है। मतलब वेंचुरीमीटर से आप प्रवाह की दर मापेंगे और पिटोट नली से आप प्रवाह का वेग मापेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आज आपके बनते थे मैंने आपसे डिस्कस किया है। उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा आप बताएंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। उम्मीद है हमने जितने भी प्रश्न आपको बताए सभी के सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।